नमस्कार गाइस, आई एम नील एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू योर ओन चैनल। आज हम बात करेंगे 2023 के एचसीएस के प्रीलिम्स की विच हैपेंड लास्ट वीक, मतलब 11 फरवरी 2024 को जो एग्जाम हुआ था एचसीएस का, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। स्टूडेंट्स की क्या हालत एग्जामिनेशन हॉल के अंदर थी वो आप इस लाइव फुटेज से देख सकते हैं। और मेरा पहला रिएक्शन भी इस पेपर को देख के साफ साफ से ये था कि क्यों और क्या क्या साबित किया जा रहा है। यूपीएससी ने 2023 के प्रीलिम्स के पेपर के अंदर मई के अंदर एक एक्सपेरिमेंट किया जो मेरे नॉलेज में बहुत बड़ा फेलियर है, क्योंकि ये पैटर्न ओनली वन, ओनली थ्री, ओनली टू, ओनली फोर वाला मेरिटोक्रेसी को नहीं, किस्मत को चेक करा है। अगर 4 स्टेटमेंट है 1 2 3 4 और ऑप्शन ए बी सी डी ऐसे सेट है कि ए कह रहा है ओनली 1, ये कह रहा है ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ओनली 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ऑल 4 आर करेक्ट, और अगर 2 और 3 एक्चुअल में करेक्ट थी और कोई एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट व्यक्ति, समझ जाओ मैं क्या मीन करता हूं, वो 1 और 4 को सही मान लेता है तो वो व्यक्ति भी बी मार्क करके +2 ले जाएगा। ये मेरिटोक्रेसी का सिस्टम आजकल चल रहा है। अब एक बार एक्सपेरिमेंट कमीशन ने करके देख लिया, प्रॉब्ली इट वाज अ बिग फेलियर, तो बाकी कमीशंस को भी इससे थोड़ी सी एक समझ बूझ आनी चाहिए थी। बट इक्के पे इक्का खेलने का जो गेम इस बारी इस एग्जाम में किया गया है, आई तो एम एब्सोल्युटली नॉट वेरी हैप्पी अबाउट इट, नॉर आर द एस्पिरेंट्स हैप्पी अबाउट इट। क्योंकि अब एस्पिरेंट की हैप्पीनेस से कुछ नहीं होता, लेकिन कम से कम एग्जाम में कुछ मेरिटोक्रेसी की सेम्बलेंस तो हो, या किस्मत में फिर भाई लूडो की डाइस फिकवाना शुरू कर दिया जाए तो अगली बार से मुझे लगता है ऐसा भी कोई एग्जामिनेशन पैटर्न में चेंज हो सकता है। और उसके बावजूद भी लोग बहुत ज्यादा ताली बजाएंगे, बहुत सारे लोग बड़े खुश हुए कि यार एचसीएस के एग्जाम का लेवल भी यूपीएससी के लेवल पे पहुंच गया। तो जो गलतियां वहां हुई थी वहां ये दोहरा के दो टू रॉन्ग्स डू नॉट मेक अ राइट। किसी कोई गलत चीज अगर होती है तो उसके लिए आवाज उठाना जरूरी है, उसके लिए कोने में खड़े होकर ताली बजा देना और डिफाई करना तो बहुत ज्यादा आसान है। कोशिश ऐसा एग्जाम बनाने की गई, बन ऐसा गया एग्जाम, क्योंकि इस एग्जाम में इतनी ज्यादा एम्बिगुअस वर्डिंग थी, सवाल बड़े वेग थे, सवाल फैक्चुअल थे और सेम सवाल की मल्टीपल इंटरप्रिटेशन थी। क्यों क्यों हो रहा है ये प्रीलिम्स, क्या साबित किया जा रहा है, क्या किस्मत से और किसी के एस्ट्रोलॉजी के चार्ट से लोगों को सेलेक्ट करने की इच्छा जाहिर की जा रही है? आई पर्सनली कैन नॉट आंसर दैट टू बी ऑनेस्ट। लेकिन एक अच्छी न्यूज ये है कि अगर इस बारी एग्जाम में मेरिटोक्रेसी को अपहोल्ड किया गया, अगर सही में ठीक तरीके से ओएमआर शीट्स को मापा गया, तो कट ऑफ बहुत बुरी तरीके से गिरेगी। एक अनऑफिशियल असेसमेंट के तहत लास्ट ईयर इवन दो कट ऑफ निकाली नहीं गई थी, अराउंड कट ऑफ 57 58 की थी अनरिजर्व कट ऑफ की। ये कट ऑफ 50 के अराउंड या इवन उससे नीचे भी गिरनी चाहिए इन माय असेसमेंट, अगर ठीक से ओएमआर जांची गई, अगर कोई नई ओएमआर बीच में लगा के, या जैसा 2021 के पहले एग्जाम में ऐसा काम हुआ था वैसा काम नहीं हुआ, तो कट ऑफ यहां तक आनी चाहिए। इसलिए बहुत घबराने की बात नहीं है। स्कोरिंग अराउंड 50 यू कैन बी होपफुल। अब होपफुल होकर उसको गोदी में बिठा के बैठ नहीं जाना है, अभी भी पढ़ते रहना है, यूपीएससी की तैयारी करते रहनी है, मेंस की तैयारी करनी है, बट ऑल इज नॉट लॉस्ट। अगर 50 के अराउंड का स्कोर है, 2021 में भी ऐसा ही हुआ था जब मैं अपीयर किया था और जिस साल एग्जाम में मेरी 93rd रैंक आई थी, जब पहला एक्चुअल एग्जाम हुआ था 21 का, तो मेरे उसमें 67 मार्क्स थे और कट ऑफ उसके 68.5 थी। तो मुझे समझ में आ गया था कुछ ना कुछ बैक एंड पे धांधलेबाजी का काम हुआ था, और जो मैंने सोचा था हुआ वही, धांधलेबाजी हुई थी। बाद में इस एग्जाम को रद्द करके 2021 का री एग्जाम कराया गया 2022 के अंदर, और इसीलिए 2023 का जो एचसीएस का एग्जाम है वो 24 में कंडक्ट किया जा रहा है। तो मोटी मोटी बात है कि पहले भी कुछ चीजें हो रखी है, आई होप ऐसी चीजें रिपीट ना हो, एंड कमीशन विल टेक केयर ऑफ द फैक्ट दैट अब जो भी एग्जाम बनाने में ऊंच नीच हुई हो वो तो कोई बात नहीं, कम से कम ओएमआर ठीक से मापी जाए। ऐसा होगा तो मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि 50-51 से ऊपर कट ऑफ जाने का बहुत ज्यादा स्कोप नहीं है। बाकी तो चलिए, टाइम विल टेल हाउ इफेक्टिव आवर एनालिसिस इज। तो अगर मैं इसका मोटा मोटा एक स्प्लिट दिखाऊं क्वेश्चंस का, तो वो ऐसा था, हिस्ट्री के लगभग 25% क्वेश्चंस थे, पॉलिटी के 17% क्वेश्चंस थे, इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी के 11% क्वेश्चंस थे, साइंस एंड टेक के 19 थे। तो हिस्ट्री के सवाल जैसे ही बढ़ जाएंगे वहां फैक्चुअल नेचर अपने आप आ जाएगा। उसके बाद यहाँ भी इन्होंने बहुत ज्यादा वेगनेस का गेम खेला हुआ था, पॉलिटी के अंदर भी की में भी 4-5 उल्टे सीधे, 4-5 से ज्यादा ही गलत आंसर्स दिए हुए हैं। बट आई होप कि लोग अगर इस पे रिप्रेजेंटेशन डालेंगे तो इन चीजों का भी थोड़ा सा इम्पैक्ट पढ़ना चाहिए। तो स्टार्ट करेंगे कुछ सवालों की एनालिसिस से कि कैसे ये सवाल भी मोटी मोटी बहुत सारे सवाल शर्लॉकिंग से किए जा सकते थे और 50+ के स्कोर तक पहुंचा जा सकता था अगर बेसिक सोर्सेज हमारे ठीक तरीके से तैयार है,
बेसिक सोर्सेस तैयार है, अगर पीवाईक्यू की एनालिसिस की हुई है और लॉजिकल रीजनिंग अप्लाई की गई पेपर के अंदर खुले दिमाग से, तो ऑफ कोर्स अगर कोई 100 में से 100 नंबर दिला रहा हो तो बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल ऐसे व्यक्ति की वीडियो मत देखना, बट 50 से 55 के बीच तक पहुंचा जा सकता था, विच आई थिंक विल बी इनफ टू क्लियर द कट ऑफ दिस ईयर। सवाल कितना कितना उल्टा सीधा सवाल पूछ रहा है। सल्फर कोटेड यूरिया ऑल्सो कॉमनली नोन एज नीम कोटेड यूरिया। भैया सल्फर को नीम कहां से बोल सकते हो? बिल्कुल वाहियात ऑप्शन, हटा दो वन को एलिमिनेट कर दिया। फर्टिलाइजर फ्लाइंग स्क्वाड्स मैंने कभी नाम नहीं सुना, किसी ने भी नाम नहीं सुना होगा इसका, किसी भी पीवाईक्यू की एनालिसिस में ये नहीं मिलेगा और किसी भी एक करंट अफेयर्स की मॉड्यूल में नहीं मिलेगा। मिल जाएगा तो उसने बाद में ऐड किया, इस बात को समझ लेना। वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड, फिर भी कॉमन सेंस से बन जाएगा, वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड टू प्रोवाइड क्रॉप वाइज रिकमेंडेशंस ऑफ फर्टिलाइजर फॉर इंडिविजुअल फार्म। अब बचपन से व्हेन यू हैव अपीयर्ड इन एग्जाम्स, यू नो समटाइम्स फ्लाइंग स्क्वाड्स कम। फ्लाइंग स्क्वाड्स कभी भी रिकमेंडेशन नहीं देते हैं, फ्लाइंग स्क्वाड्स होते हैं विजिलेंस के लिए, और इसके लिए अगर किसी ने 10वीं पास की है, 8th क्लास के एग्जाम में बैठा है, बचपन से स्कूल में पढ़ा है, यू नो इट कि फ्लाइंग स्क्वाड का काम है आके चेकिंग करना, विजिलेंस करना, रिकमेंडेशन देना नहीं। और इसीलिए टू भी गलत है, आंसर हो गया डी, मूव फॉरवर्ड। अब इसके अंदर कोई अपना करंट अफेयर्स का मॉड्यूल दिखा देगा कि भाई फलाने महीने में मैंने अब ऐड करके दिखा दिया है, आओ मेरा मॉड्यूल खरीद लो। दैट इज नॉट हाउ इट वर्क्स। बेसिक सोर्स से कोई सवाल बनेगा, वरना कॉमन सेंस से बनेगा, वरना छोड़ दो, आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 15, देयर इज अ रिन्यूड ट्रस्ट ऑन मिलेट क्रॉप्स। ठीक है, मिलेट के बारे में बहुत हम पढ़ रहे हैं, देखते हैं बेसिक सोर्स से मिलेट, हम मिलेट का क्वेश्चन कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे। इज अ रेन फेड क्रॉप एंड मोस्टली ग्रोज वेल इन ब्लैक सॉइल। रागी की और मिलेट क्रॉप्स की खासियत यह है कि वो कहीं भी उगाई जा सकती है, उसके लिए नेसेसरली ब्लैक सॉइल की जरूरत नहीं। और +1 and 2 आर एंटीथेटिकल, 1 और 2 बिल्कुल ऑपोजिट बात करें। ये कह रहे हैं कि इट ग्रोज वेल ऑन रेड, ब्लैक, सैंडी, लोमी, शैलो ब्लैक सॉइल। दिस इज मोर होलिस्टिक एंड मोर कॉमन सेंसिकल। मिलेट्स के ऊपर फोकस यही है कि उसको पैडी की तरह बहुत पानी नहीं चाहिए, कहीं भी उग जाएगी। तो भैया 2 इज मोर लाइकली देन 1, 1 को एलिमिनेट कर दो, 2 सही है। अब 2 और 3 तो सही है, मुझे दिमाग नहीं लगाना 3 के ऊपर। 4 की बात है, 4 कह रहा है कर्नाटका, तमिलनाडु, झारखंड, राजस्थान, अरुणाचल। अभी अरुणाचल का इनसे क्या लेना देना हुआ? यूजुअली इट इज ग्रोन इन साउथ एंड वेस्ट इंडिया, ग्रो कहीं भी कर सकती है, लेकिन अरुणाचल की तो जो पूरी की पूरी टोपोग्राफी है, अरुणाचल के अंदर पूरा का पूरा एग्रीकल्चर की जो सॉइल का सिस्टम है वो कंप्लीटली डिफरेंट है फ्रॉम ऑल दीज प्लेसेस। अरुणाचल इज द ऑड वन आउट एंड द मोमेंट यू डू इट यू अराइव एट बी, विच इज द राइट आंसर इन दिस केस। यू गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बिल्कुल बेसिक सोर्स का सवाल है, बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं। प्रेरी कहाँ पे है? प्रेरी नॉर्थ अमेरिका में। डी से 3 को मिलाया, 2 ऑप्शन सीधे सीधे कट गए। अब और ए और डी की बात है। अब जिसको भी पता है कि बी पंपास साउथ अमेरिका का है, वो सीधा सीधा आंसर मार्क कर देगा। बी से 4 को मिलाओ और आंसर आ गया डी, मूव फॉरवर्ड। सो डायरेक्टली वर्बटिम जो सिंपल वाले सवाल तो कर लो, सिंपल वाले सवाल हैव डायरेक्टली कम फ्रॉम एनसीईआरटी, फ्रॉम योर बेसिक सोर्सेज। अब प्रधानमंत्री जनधन योजना का सवाल है, ओपनिंग ऑफ बेसिक। सबसे पहले मैंने 3 को देख लिया आते ही, बेसिक सेविंग अकाउंट एंड मिनिमम बैलेंस ऑफ ₹500 and 0 चार्ज। सबसे बड़ी बात जनधन योजना की ये थी कि इट इज जीरो बैलेंस। जीरो बैलेंस, बैलेंस की जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल बेसिक चीज पूछी गई है स्कीम के बारे में। पहले तो दे हैव आस्क्ड सच अ वेल नोन स्कीम, जो आज से नहीं 2014 से 13 से कब से लागू है, इसको कितना 10 साल के करीब हो गया, और उसका भी सबसे बेसिक चीज पूछी गई। अगर 3 भी नहीं पता तो भैया फिर तो बेसिक सोर्स में कमी है, उसमें कोई भी हेल्प नहीं कर सकता है। बेसिक सोर्स पे ध्यान देना है, बेसिक्स पे ध्यान देना, उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग की एप्लीकेशन करनी है। 3 को एलिमिनेट कर दो। अब 4 तो सही है, 1 और 2 के बीच में एक करेक्ट है। 2 जेनेरिक है, 1 कह रहा है प्रोवाइड्स एक्सेस टू फाइनेंशियल एंड सोशल सर्विसेज। जनधन योजना के नाम में ही धन है, धन माने फाइनेंस, तो अगर 1 और 2 में से कोई लाइकली है तो वो 2 ज्यादा लाइकली है। मार्क से मूव फॉरवर्ड। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 69, रेसिडुअरी सब्जेक्ट की बात करिए। आर सब्जेक्ट्स दैट आर नॉट इंक्लूडेड इन द 3 लिस्ट। बिल्कुल लॉजिकली 1 साउंड्स करेक्ट। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 248 बोथ यूनियन पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर कैन मेक लॉज ऑन दीज सब्जेक्ट्स। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल बेसिक सोर्स लक्ष्मीकांत से सबको पता है बात कि 2 गलत है। अब 2 गलत हो गई है तो ऑल 3 गलत हो गई है, और नन भी गलत हो गई क्योंकि 1 सही है। स्पेस टेक्नोलॉजी इज एन एग्जाम्पल ऑफ रेसिडुअरी सब्जेक्ट एंड वी नो स्पेस एज अ डोमेन वाज नॉट रियली टेकन केयर ऑफ, इतना ज्यादा उस पर फोकस नहीं था इंडिपेंडेंस के टाइम, तो रेसिडुअरी में रख दिया होगा। और दिस ऑल्सो इज लॉजिकली कोहेरेंट, मार्क बी, मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73, पीआईएल पे बात है। पीआईएल इज अ लीगल एक्शन इन द कोड ऑफ लॉ फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट। पब्लिक इंटरेस्ट, पीआईएल का नाम ही पब्लिक इंटरेस्ट है। ठीक लग रही है बात, 1 इज करेक्ट, 1 साउंड्स करेक्ट। उसके बाद क्या बात हो रही है? बात हो रही है पीआईएल हैज री-इन्फोर्स द प्रिंसिपल ऑफ लोकस स्टैंडाई। अब लोकस स्टैंडाई का मतलब है तू कौन मैं खामखा, अगर तेरा काम से कोई लेना देना नहीं है तू मुंह खोलेगा नहीं अपना। लेकिन पीआईएल में कोई भी एक्चुअली कैन
इनिशिएट द लीगल एक्शन। तो लॉ का स्टैंड आएगी इसमें, टू कौन, मैं खामखा की बात है ही नहीं, टू को एलिमिनेट कर दिया जाए सीधा सीधा, आंसर आ गया डी, सिंपल। अब कई लोग कहेंगे एलिमिनेशन इज एलिमिनेटेड, ये एलिमिनेशन का नाम खराब वो लोग करते हैं जो आंसर की देख के हर जगह एलिमिनेशन लगा के बता रहे भाई 150 175 नंबर 200 में से इजीली आ सकते थे। इसका मतलब ये नहीं है कि एलिमिनेशन के नाम पे आप पूरा पेपर क्लियर कर लोगे, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि हर चीज किताब से रटी हुई होनी चाहिए, बिकॉज मेमोरी इज लाइक परशुराम कर्ज। मेमोरी आपको तब दगा देगी जब आपको लीस्ट एक्सपेक्टेड होगा। तो बेसिक सोर्स से स्टिक करके आपको यू हैव टू यूज लॉजिकल रीजनिंग एंड देन एक्स होप की किस्मत बैक स्टैप ना करे, क्योंकि इन एग्जाम्स में किस्मत का बहुत बड़ा रोल है, प्रीलिम्स में खासकर। सी सैट के ऊपर भी बहुत बात कर रहे थे, बड़ा सिंपल सिंपल सी सैट था। इफ यू टेल मी कि सी सैट में 33 नंबर नहीं आ पा रहे, 1/3 नंबर नहीं आ रहे, देन आई हैव वेरी सीरियस क्वेश्चंस फॉर यू। क्या सवाल पूछ रहा है? सवाल पूछ रहा है प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज 4 years मोर देन 2.5 टाइम्स द एज ऑफ सन। अब 5 साल पहले कुछ बात बता रहा है, मुझे जाननी नहीं। उसने अभी करंट एज दी हुई ऑप्शन में, मैं बैक सब्सटीट्यूशन करूंगा सीधी सीधी मैथमेटिक्स में। लड़के की अगर उम्र 12 साल थी तो 12 इंटू 2.5 कितना हो गया? 24, 30 प्लस 4 34। पहला ही ऑप्शन बैक सब्सटीट्यूट करके मुझे ठीक आंसर मिल गया, दिमाग लगाना ही नहीं। 30 सेकंड से कम में ये काम करके निकल जाना है, वरना मैथ्स की इक्वेशन बनाते रहना जिंदगी भर। आंसर लेके आना है, मैथमेटिशियन नहीं बनना यहाँ उसके अंदर बैठ के। लोग पता नहीं कहाँ कहाँ कोचिंग ले रहे हैं, कैट की कोचिंग ले रहे हैं, क्यों लेनी है? लेते रहो, मुझे क्या फर्क पड़ता है, बात समझनी नहीं है। क्योंकि एक ये झूठ का जुमला बहुत अच्छा लगता है कि सी सैट इज नाउ कैट। क्या कह रहा है? देयर इज मच डिफिकल्टी, जो भी है। अब मुझे पता है कि ये वाला जो ह्यूरिस्टिक मैं बताऊंगा ये स्टेट पीसीएस में चलता है, यूपीएससी में कम चलता है, स्टेट पीसीएस में पक्का चलता है। वो सेम ऑप्शन बार बार देगा और जो ऑप्शन सबसे ज्यादा बार रिपीट होगा उसकी सबसे हाई लाइक्लीहुड है। क्या मतलब है? सबसे पहली जगह पे इसने इनको 2 बार दिया है, सेकंड जगह पे इसने टू को 2 बार ही दिया है, तीसरी जगह पे इसने हेयर को 2 बार ही दिया है। तो हाईएस्ट लाइक्लीहुड इज फॉर दिस, क्योंकि वो आपको कंफ्यूज करना चाहेगा। और इसको एक बार डाल के भी देख लेंगे, तुक्का थोड़ी मारे हैं, इसको एक बार हमने प्रेफर्ड ऑप्शन पिक कर लिया जो मैं ह्यूरिस्टिक्स में कहता हूं। अब मैं डाल के देखूंगा, देयर इज मच डिफिकल्टी इन गेटिंग टू दिस प्लेस एंड इट इज नॉट पॉसिबल टू रीच हियर विदाउट द ग्रेस ऑफ गॉड। बिल्कुल ठीक लग रहा है, मार के मूव फॉरवर्ड। तरीका देख लिया, ये तरीका यूपीएससी में नहीं चलेगा, हमेशा स्टेट पीसीएस में 90% हिटेड है इस तरीके की, 90%। आगे भी देख लेंगे एक और जगह। फाइंड दी ऑड वन आउट, कौन सी मैथ्स पढ़नी है? 6 6 36 दिख रहा है मुझे, 7 7 49 दिख रहा है, 11 11 121 दिख रहा है। मुझे नहीं पता ये कोई इसका तो ऑड नंबर ऑफ जीरोस है, ये कोई 10 की पावर में बनेगी नहीं चीज, इसका रूट। तो ऑड वन आउट ये लग रहा है, मार्क डी मूव फॉरवर्ड, ज्यादा सोचना नहीं है। अगला सवाल, 13 + 5 = 6, मुझे क्या पता क्या है, लेकिन मैं ऐड कर लूंगा। ये हो गया 18, 18 = 6, चलो ठीक है। ये हो गया 42 = 14। तो अब मुझे दिख गया कि ये डिवाइडेड बाय 3 है, तो 8 + 7 15, 15 डिवाइडेड बाय 3 5, आंसर है 5, मूव फॉरवर्ड। आसान आसान सी सैट इज ऑल अबाउट क्वेश्चन सिलेक्शन, आसान आसान सवाल सेलेक्ट करो, मार्क करो, मूव फॉरवर्ड। अब ब्लॉग को कुछ उसने बोल दिया, ये कुछ कह दिया, देखो क्या है। तो ठीक है, मोटा मोटा देख लो। अब मुझे एक चीज देखते ही दिख गई कि यहाँ ओ है, ओ तीसरे नंबर पे आ रहा है और ओ यहाँ एल था, तो सबसे पहले शुरू में एल आना चाहिए। मैंने इसको और इसको काट दिया, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, सेकंड थर्ड में ये सेकंड में ए 2 बारी आ रहा है, तो ए की बहुत लाइक्लीहुड है, दोनों में ए है, और ए यहां भी था, और ए यू यू यहां भी कॉमन है, यू यहां भी कॉमन है, तो हाईएस्ट लाइक्लीहुड इसी की है। अगर यू स्टार्ट मैपिंग, अगर बिल्कुल कोलोकियल तरीके से जाओगे, उसमें 50 सेकंड और लगेंगे तब भी आंसर ही आएगा। दैट इज व्हाई आई सेड ये जो जुमला है ऑप्शन रिपीट होने वाला, सेम प्लेस के ऑप्शन मल्टीपल टाइम्स आते हैं, वो स्टेट पीसीएस में बहुत बारी चल जाते हैं। इनको ऐसी ऑप्शन सेट करने आते हैं, इनसे ऊपर ही ऑप्शन नहीं सेट कर पाते। हार्श रियलिटी मानिए तो मानो, नहीं मानी बिल्कुल मत मानो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसके बावजूद भी यहाँ कहानी शुरू नहीं होती है। बहुत सारे सवाल में मन के आंसर दे दिए गए। आई होप बेटर सेंस प्रिवेल्स इन द कमीशन। मैंने कई सारे लोगों को रिक्वेस्ट की थी रिप्रेजेंटेशन डाल दो, एंड आई होप दैट इज टेकन केयर फॉर। क्या बात हुई है, इन्होंने इसका आंसर दे दिया है बी 3 और 4। ठीक है, अब मैं कोई कोई मैं एक्सपर्ट तो हूं नहीं इस पूरी कहानी के अंदर, लेकिन एनसीईआरटी हमारी बेसलाइन है। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है सब्सटेंसेस इन द इनिशियल फिल्टर रेट such as glucose, amino acids, salts and major amount of water are selectively reabsorbed. So NCERT के हिसाब से आंसर है सी, इन्होंने आंसर दिया हुआ है बी। अब कमीशन की मर्जी, क्या कर सकते हैं इसमें। ऐसे ही मैंडमस में इन्होंने आंसर दे दिया है सी, और लक्ष्मीकांत कहता है मैंडमस कैन नॉट बी इशूड अगेंस्ट अ प्राइवेट इंडिविजुअल, तो ये कट गया। फिर ये कहता है when the duty is discretionary to enforce a contractual obligation cannot be issued, तो उसके बाद ये भी गलत हो गया। 3 सही हो गया, लेकिन 3C तो इसमें सही लाजमी नहीं दिखता। कम से कम 2 स्टेटमेंट तो हमें साफ साफ गलत दिख रही है।
तो कायदे से इसका आंसर क्या है वो कमीशन ने सी बताया है। फाइनली रिप्रेजेंटेशन के बाद आंसर चेंज होता है या नहीं होता है, वील हैव टू वेट एंड सी। तो फाइनली टेक अवे क्या है, 100 बात की एक बात क्या है, 100 बात की एक बात है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स खासकर प्रीलिम्स रशियन रूले के गेम की तरह, कसिनो के गेम की तरह हो गए आजकल। अनफॉर्चुनेट रियलिटी, और हर साल ये कसिनो के स्टेक्स बढ़ाते जा रहे हैं, और जितने ये कसिनो के स्टेक्स बढ़ाएंगे उतने कोचिंग इंस्टीट्यूट बहुत खुश होंगे और कहेंगे वाह कमीशन वाह क्या मेरिट बेस्ड एग्जाम बनाया है, क्योंकि उस मेरिट के नाम पे जो किस्मत का जुमला चल रहा है उससे कोचिंग की जेब भारी होती जा रही है। नंबर 2, इट इज नॉट वाइज टू पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। गलती से भी अपनी जिंदगी के 3 से ज्यादा साल फुल टाइम प्रिपरेशन में मत निकाल देना, बिल्कुल भी मत निकाल देना, क्योंकि मेरिट के नाम पे ये काम हो रहे हैं, ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3, ओनली 4 के। तीसरी बात, अपने ऑप्शंस को डाइवर्सिफाई करो, सिर्फ एक एग्जाम की तैयारी मत करो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एचसीएस की तैयारी करने के लिए आगे हो, एचसीएस का भी एग्जाम भर दो, यूपीपीसीएस भी भरो, और अपनी किस्मत आजमाते रहो 4-5 जगह। अगर तरीका साफ है, तरीका ठीक है, तो यू विल मैक्सिमाइज योर चांस। चांस लगेगा कहां वो किसी को नहीं पता। और फाइनली 3 अटेम्प्ट के बाद एक जॉब पकड़ लो और जॉब के साथ साथ तैयारी करने में लग जाओ। अब स्ट्रैटेजी में क्या कुछ चेंज करना है भैया, कुछ नहीं चेंज कर सकते, काम मोटा मोटा अब भी वही रहेगा। ऐसी कोई किताब नहीं है जिसमें आंसर दिख जाए इन सवालों का। मैंने तो एनसीईआरटी निकाल के दे दी, उन्होंने एनसीईआरटी लक्ष्मीकांत से उल्टे आंसर दे दिए अपनी की में, क्या कर सकते हो, इनसे पूछ लो कहां से की बनाई जा रही है, उस किताब से पढ़ लो अगली बारी। बेसिक स्ट्रैटेजी सेम है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, बेसिक सोर्स, कॉमन सेंस से हमको ज्यादा दूर नहीं जाना है। ये सारे के सारे एग्जाम्स आर टफ फॉर एवरीवन, तो ये रिलेटिव गेम है, एब्सोल्यूट नहीं है। मैं अब भी बता रहा हूं, अगर ठीक से ओएमआर जांची गई, बीच में नई ओएमआर नहीं लगाई गई, तो 50 मतलब बिल्कुल मैं मान नहीं सकता हूं कि 52 से ऊपर की कट ऑफ जाएगी। अगर जा रही है तो तब की तब देखी जाएगी बात। मतलब एब्सोल्युटली आई कैन नॉट बिलीव कि इस एग्जाम में 52 से ऊपर कट ऑफ जा पाएगी। और पीसीएस में थोड़े से पॉलिटी के आर्टिकल्स वगैरह, ये फैक्चुअल चीजें कुछ एक्स्ट्रा कर लो, वो मैंने बता ही रखा है पहले स्टूडेंट्स को। थोड़ा सा ल्यूसेंट के साथ ज्यादा इन टच में रहो फॉर पीसीएस। एंड थीम्स फ्रॉम पीवाईक्यूज आर इंपॉर्टेंट, पीवाईक्यूज से दूर की कहानी नहीं जा सकती है। साथ ही साथ बुक लिस्ट को प्रेफर करो। अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो फिर अलग से पीसीएस के लिए बहुत ज़्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। और आई थिंक मोर और लेस दिस इज द स्टोरी आई वांटेड टू कन्वे। Moving forward, on the request of a lot of students, until now I was running some module for UPSC, जिससे a lot of people also found benefit both in prelims and in mains. And on similar lines, I am also preparing to bring something which is very concise, which is very PYQ oriented for HCS too in some months, not immediately, but if you're interested, you can go to the Telegram channel and you can speak with Help Desk UPSC for details, or you could join HCS Neil channel, जहाँ पे हम freely एग्जाम की प्रेपरेशन के बारे में गाइडेंस देते हैं। इन दी एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड, अगर जंगल में 2 दोस्त फंस गए और पीछे एक भालू आ गया है, तो उस टाइम पे यू डोंट हैव टू आउटरन द बेयर, यू हैव टू आउटरन, आई वोंट कॉल हिम अ फ्रेंड प्रॉब्ली बिकॉज यू ट्राइंग टू आउटरन हिम, आई विल कॉल हिम अ कॉम्पिटिटर। उस टाइम उस कॉम्पिटिशन से ज्यादा तेज भागना है, क्योंकि भालू पकड़ एक ही को सकता है। ऐसे ही एग्जाम में यू कांट स्कोर 100 मार्क्स, 70 भी नहीं आ सकते। कोई कह रहा है 70 नंबर आ गए तो भैया किस्मत की बहुत धनी हो, इस बात को दिल में गांठ बांध के रखना। गलती से भी मत सोचना अपनी मेहनत से 70 नंबर आ गए, और आ गए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन समझदार को इशारा काफी। तुमको यू जस्ट हैव टू हैव इनफ मार्क्स की बेसिक सवाल जो सब सही कर रहे हैं वो मैं गलत ना करूं, और उसके ऊपर कुछ सर्टेन नंबर ऑफ क्वेश्चन में और सही कर दूं, ताकि जो कट ऑफ बन रही है, कट ऑफ के मैं राइट साइड हूं। लगभग ये 50 से 52 का आंकड़ा मेरे हिसाब से, बाकी समय ही हमको इस कहानी के बारे में बताएगा। आई थिंक दैट इज ऑल आई हैड टू शेयर। अगर वीडियो पसंद आई हो, यू कैन लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। अगर कोई भी डाउट हो, यू कैन गो टू दी टेलीग्राम चैनल। 2 ग्रुप है, एक तो एचसीएस के लिए है, एचसीएस नील। अगर यूपीएससी के लिए कोई सवाल पूछना है तो यूपीएससी नील पे यू कैन आस्क अ क्वेश्चन। मॉड्यूल के बारे में कोई भी क्वेश्चन हो तो @helpdesk UPSC पे जाके यू कैन आस्क अ क्वेश्चन। और अगर कमेंट सेक्शन में कोई सवाल पूछना है, कोई चीज से मतभेद हो, पसंद ना आई हो मेरी बात को, यू कैन लीव अ कमेंट। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू engage in that conversation. On that note, I wish you all the best. घबराओ मत, ऐसे ही सवाल बनते रहेंगे, ऐसे ही साल निकलते रहेंगे, लेकिन अपने ऑप्शंस को डाइवर्सिफाई करना हमारा काम है। सवारी सामान की खुद जिम्मेदार है। इन कमीशंस के कंधे पे बैठ के हम बैठ ही सकते, रो नहीं सकते कि भाई सवाल गलत बना दिए, मजा नहीं आया। ऑन दैट नोट, आई विश यू द बेस्ट ऑफ लक, एंड आई होप दैट बेटर सेंस प्रिवेल्स इन द एंटायर इकोसिस्टम, और ये उल्टे सीधे सवाल बनने कम हो। Thanks a lot. Take care, and I'll see you soon. Bye.